रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज, रोमांटिक पीरियड, यंगर रोमांटिक और लेटर रोमांटिक, इस तरह की आप बहुत सारी मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। आप बाज़ वो कहेंगे रोमांटिसिज्म, बाज़ रोमांटिक एज, रोमांटिक पीरियड, तो ये सब कुछ एक ही है। रोमांटिसिज्म से मुराद, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रोमांटिसिज्म डज नॉट मीन दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर having romance with each other. Rather, it is a political, artistical, you can say painting, or in literature these words are related to it. Mean to say it is an artistic movement, musical movement, political movement. तो ये एक मूवमेंट है जिसके अंदर हम देखेंगे किसको, आर्ट को, पेंटिंग को, लिटरेचर को, कल्चर को, political life को. So lot of changes were over there, especially in England. तो अगर रोमांटिक एज को देखा जाए तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, अमेरिकन रेवोल्यूशन को। उस वक्त जॉर्ज III एक किंग था वहाँ पे, तो ही वॉज नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो उसके रीन में, उसके दौर में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आए। ही कुड नॉट रूल लाइक द अर्लियर एंड लेटर रूलर्स। तो हम देखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया की एज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यानी जैसे ही वो विलियम की डेथ होती है, जो किंग होता है, तो ये उसकी भतीजी है क्वीन विक्टोरिया जो है वो पैदा हुई हैं 1819 में, और 1900 में उनकी डेथ हुई है क्वीन विक्टोरिया में। तो अगर देखा जाए तो ये जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज का ड्यूरेशन है 1798 में। यानी जैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, दोनों ने, मतलब इनकी मुलाकात होती है 1795 में। यानी 1795 में ये दोनों मिलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सिस्टर डॉर्थी यानी वो सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये अपनी सिस्टर से बड़ी मोहब्बत करते थे। ये अक्सर इकट्ठे जाते, इवन जर्मनी और फ्रांस, इस तरह के कंट्रीज़ में भी इकट्ठे फिरते रहे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पहली मुलाकात हुई है वो 1795 में हुई है। और जैसे ही सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले और इन्होंने एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर की, तो इन्हें पता चला कि दे आर बोथ interested in romanticism. So they started working on the passion, feeling, emotions rather than the objectivity, reasons. तो ये चीज़ों की ज़रूरत क्या कैसे पड़ी कि वो इमोशन, पैशन, फीलिंग्स पे लिखने लग गए। क्योंकि उनसे पहले जो राइटर्स थे वो किस चीज़ पे लिख रहे थे, वो बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी की, रीज़न की, और बात कर रहे थे वर्ल्ड सेंटर चीज़ों की। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि लोग जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिज्म, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया एक तो इन चीज़ों से। ठीक है, और क्या हुआ, इंसान जो है वो क्या हो गए, वर्ल्ड सेंटर हो गए, वर्ल्डली माइंडेड हो गए, वर्ल्ड सेंटर्ड हो गए, मटीरियलिस्टिक हो गए। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ये जो इन्होंने दुनिया को बड़ा मटीरियलिस्टिक बना दिया है, वर्ल्ड सेंटर बना दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया है, और लोग जो हैं वो क्या लेबर की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर ज़्यादा आम हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वो चाह रहे थे कि लिटरेचर, कल्चर, आर्ट और पॉलिटिकल वैल्यूज़ इनके अंदर क्या इन्फ्यूज़ की जाए, इनके अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे हम इमोशन, पैशन, फीलिंग्स। हम बात करेंगे पैशन से, इमोशन से, सिंपल पीपल की, सिंपल डिक्शन, सिंपल लोगों की, और पेस्टोरल लाइफ दिखाएंगे। तो हम इस तरह की पोइट्री करेंगे और लोगों को फिर बैक लेकर जाएंगे। उनका ये मोटो था, उनका ये मेन एंड था उनकी पोइट्री का कि दे विल टेक पीपल बैक टू द नेचर। इसके लिए उन दोनों ने दे रोज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द क्लासिसिज्म। उन्होंने क्लासिसिज्म के ख़िलाफ़ लिखा, और ये मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा, 1795 में। ठीक है, 17
97 तक ये दोनों प्लान करते हैं और इन्होंने मिल के एक लिखा लिरिकल बैलेट। उसमें जो पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अगर आपने ये नहीं, मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट सारी पढ़ाई है, काफ़ी लंबी पोएम है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर टॉप की पोएम है, बड़ी ज़बरदस्त पोएम है। इसमें उसने डिस्कस किया है सुपर नेचुरलिज्म का, सुपर नेचुरल एलिमेंट उसने शामिल किया है। उसने इसमें क्रिश्चियनिटी का एक थीम दिया है, ठीक है, लंबी पोएम है, क्रिश्चियनिटी का थीम दिया है। इसके अंदर एक होता है एंशिएंट मैरिनर, वो अपने लोगों के साथ मतलब सफ़र करता है एक शिप के ऊपर और रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। अब जैसे ही तूफ़ान आता है तो एक एल्बेट्रॉस, एक क्रिश्चियन डिवाइन बर्ड जो है वो वहाँ पे आता है और उसकी वजह से वो तूफ़ान मतलब ढल जाता है, उस तूफान से उन्हें निजात मिल जाती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं क्या आता है एंशिएंट मैरिनर के मन में कि वो अपना तीर कमान लेता है और उससे निशाना बांधता है और उसको मार देता है। जैसे उसे मार देता है तो वो अजीबोगरीब किस्म के हालात जो हैं शिप के ऊपर शुरू हो जाते हैं। वो उस डेड सी में जो वो बर्ड होता है एल्बेट्रॉस, वो उसके गले में डाल देते हैं। उससे अजीबोगरीब किस्म की सुपर नेचुरल फीलिंग जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज शो करता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट देयर वाज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर ड्रिंक। यानी इस तरह की बहुत सारी वो बातें उसके अंदर करता है। हम देखते हैं कि फिर वो मौत जो है एलिगोरिकल एक लाइफ भी हमें शो करता है कि मौत और लाइफ जो है वो आपस में खेल रहे हैं, उनकी ये खेल चल रहा है। वो एक एलिगोरिकल, वो क्या उसे कहते हैं कि मतलब एक इमेजेस की शक्ल में उसने बात की है कि मौत और लाइफ आपस में खेल रहे हैं। तो एक होती है मौत और एक होती है डेथ इन लाइफ। तो डेथ इन लाइफ जो है वो जीत जाती है। एंशिएंट मैरिनर के हिस्से में आता है डेथ इन लाइफ। उसकी मौत के ऊपर क्या ये दोनों खेल हो रहा है, डाइस फेंका जा रहा है। तो वो एंशिएंट मैरिनर के हिस्से में आता है डेथ इन लाइफ। अब वो जहां भी जाता है वो अपनी स्टोरी सुनाता है। कुछ लोग वेडिंग पे जा रहे हैं, वो उनको पकड़ लेता है, उसकी बड़ी अट्रैक्टिव सी आईज हैं उस एंशिएंट मैरिनर की, वो जिसकी आंखों में देखता है वो दीवाना हो जाता है। इसलिए वो जो वेडिंग पे जा रहे होते हैं, वेडिंग गेस्ट जो होते हैं, वो अपनी वेडिंग भूल जाते हैं और वो इसकी स्टोरी सुनना शुरू हो जाते हैं। वो पूरी स्टोरी उनको सुनाता है। यानी ये इसमें जो लिरिकल बैलेट था जो उन्होंने लिखा था, इसमें पहली पोएम जो ये थी और लास्ट वाली पोएम थी टेंट्रन एबी। टेंट्रन एबी जो है वो लास्ट पोएम थी वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ ने भी कंट्रीब्यूट किया था। इन दोनों ने मिलके ये पोएम्स, ये लिरिकल बैलेट लिखा था। जैसे इन्होंने लिखा तो उससे रोमांटिसिज्म का, रोमांटिक एज का आगाज हो गया। तो रोमांटिक एज सिर्फ एक कंट्री में नहीं आया था, रोमांटिक एज डिफरेंट यूरोपियन के कंट्री में आया था। और हम साथ देखते हैं कि रोमांटिक एज एक आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, ठीक है, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, और एक ये फिर पेंटिंग के अंदर भी थी, कल्चर के अंदर भी थी, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर भी थी। और ये सब फील्ड में आया था और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था। और मेन इसके इशू क्या थे? एक तो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, लेबर पे वर्क कर रहे थे, इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे थे, फैक्ट्रीज पे वर्क कर रहे थे, मैन सेंटर्ड हो गए थे, ऑब्जेक्टिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो रहे थे। और इंसान एंजॉयमेंट नहीं कर सकता बतौर रोमांटिक्स जब तक आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव नहीं लाते लाइफ के अंदर। एक तो ये भी ज़रूरी है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। फिर वो कहते हैं कि मैन मस्ट बी सब्जेक्टिव इन लाइफ ऑल द टाइम। ऑब्जेक्टिव एंड रीजन एंड लॉजिक, दीज आर नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई अ मैन। हर वक्त आप ऑब्जेक्टिविटी, रीजन, रैशनल लाइफ के साथ नहीं जी सकते। गॉड ऑलमाइटी को आप रैशनल अप्रोच के साथ अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे विलियम ब्लेक ने कहा था कि यू नीड, ये जो रैशनल और विट है और ये लॉजिक जो है, ये बाज़-औक़ात ये गॉड ऑलमाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। उसने कहा था कि वी नीड इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड गॉड। गॉड जो है आपकी रीजन लॉजिक में नहीं आता। तो ये विलियम ब्लेक ने भी इसके ऊपर कहा था। आज के टास्क हमारे ये हैं कि हम रोमांटिसिज्म और रोमांटिक पोइट्री, पोइट्स को डिस्कस करेंगे। Political background of the Victorian age and characteristic of the
Victorian age. These are our three tasks we try to discuss. What is romantic? Romantic romance आपने सुना होगा. Talk about the Elizabethan age. There were writers like Edmund Spenser, talk about Shakespeare, talk about rest of the writers, Philip Sidney, and like these writers. They talk about like these romances, because the romances, they belong to French. तो फ्रेंच जैसे नॉर्मन आए थे तो वो अपने साथ बहुत सारा लिटरेचर लेकर आए थे. उस वक्त रोमांसेस पे बात तो की जा रही थी, बट दिस रोमांस वाज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड, लव बिटवीन the higher order love. Talk about the queens and princes love, that was a romance, and the story related to these queen and the princes and a king and queen and knight and the princes. So like these romances, they were written for the higher order. तो हायर ऑर्डर के लिए हायर स्ट्रेटा जो था जिंदगी का, हायर स्ट्रेटा जो था लाइफ का, उसके लिए रोमांसेस लिखे जा रहे थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस रोमांटिक मूवमेंट नॉट related to only king and queen, it is related to the common people. इसमें common people भी आते हैं, common diction, common people, rustic life, pastoral life, okay, villager life, greenery, animals, and even William Blake, he talks about the like lambs, talk about Christ, talk about innocence and experience. He has given two aspect of the human soul. अगर आप विलियम ब्लेक को देखें, विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट है. अगर आपने मेरे इसके बारे में लेक्चर सुनने हों तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, या आप मेरे नाम से देख लें, मेरा नाम लिख के विलियम ब्लेक लिखें. तो इसने दो एस्पेक्ट दिखाए हैं ह्यूमन सोल के, एक इनोसेंस और एक एक्सपीरियंस. मैंने इसकी तकरीबन सारी जो जितनी भी इसके सॉन्ग्स हैं या जितनी भी इसकी पोएम है वो मैंने सारी लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई, आप उसको मज़ीद देख लीजिएगा. इनोसेंस, वो कहता है कि ह्यूमन सोल एक इनोसेंस है और एक एक्सपीरियंस है. जब इंसान कहता है बच्चा चाइल्ड होता है, बच्चा होता है जब वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ गुनाह से, सिन से वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो इनोसेंस है. मतलब कि एक टाइगर का बच्चा है या एक लायन का बच्चा है या एक लैम का है, अब ये दोनों कॉन्शियस नहीं है तो ये दोनों आप साथ पानी पी सकते हैं. ये है इनोसेंट साइड ऑफ द ह्यूमन सोल. और उसमें वो मिसाल देता है कि इंसान, एक एज होती है जिसमें वो कॉन्शियस नहीं होता गुनाह से, लेकिन ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी, ये लोग, ये दुनिया में आके इंसान कॉन्शियस हो जाता है. फिर उसे पता चलता है कि एक्सपीरियंस जब कर लेता है, गुनाह से एक्सपीरियंस्ड हो जाता है. इंसान को, कोई भी इंसान अगर जिंदगी में कोई गुनाह करता है, सिन करता है, तो वो एकदम बड़ी जुर्रत नहीं करता. पहले छोटा करता है, फिर उससे बड़ा करता है, फिर उससे बड़ा करता है, फिर उससे बड़ा करता है. ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है और फिर वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है. अब वो क्या बन चुका है, अब वो एक सिंफुल साइड में चला गया है. यहां इनोसेंट था यहां पे, लेकिन साथ ही विलियम ब्लेक कहता है कि ये ट्रांजिशन जो है जरूरी है. दिस इज द क्लॉथ ऑफ द ह्यूमन सोल. कहता है वू एंड हैप्पीनेस, वूज एंड हैप्पीनेस, दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन सोल एंड दैट गो साइड बाय साइड. एंड अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक, इट इज द सोल ऑफ द ह्यूमन, इट इज द क्लॉथ ऑफ द ह्यूमन सोल. ह्यूमन सोल का ये क्लॉथ है, ये परेशानी, ये खुशी, एंड इट गो साइड बाय साइड. अगर आपकी लाइफ है तो कहता है उसमें गुडनेस भी होगी, उसमें इवल भी होगी, उसमें खुशी भी होगी, उसमें हैप्पीनेस है. इट इज अ सोल ऑफ द ह्यूमन, इट इज अ क्लॉथ ऑफ द ह्यूमन सोल. ये ह्यूमन सोल का क्लॉथ है, विलियम ब्लेक ने कहा. तो ये कहता है इनोसेंट साइड है ह्यूमन सोल की, ये एक्सपीरियंस है. और ये ट्रांजिशन जो है जरूरी है, ये ट्रांजिशन जो है जरूरी है, ये ट्रांजिशन होता है. तो इसीलिए वो बड़ा, यानी बड़े टॉलरेट मैनर से, टॉलरेबल मैनर से
वो इनको डिस्कस करता है, ह्यूमन फॉली को, ह्यूमन प्रॉब्लम को। वो कहता है कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं। रोमांटिसिज्म इज आल्सो नोन एज अ रोमांटिक एरा वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। कि जस्ट रोमांस नहीं है, लेकिन ये क्या है, जस्ट आप रोमांस ना समझ लीजिएगा कि लड़का और लड़की के दरमियान रोमांस है, रादर इट इज़ अ लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट अर्जिनेटेड, जो आगाज हुआ कहाँ पे, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। मैंने आपको बताया 1798 में, जब उन्होंने पब्लिश किया लिरिकल बैलेट, और उसमें क्या थी, पोएम थी। वो पोएम इस तरह की थी कि दैट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द क्लासिकल एज। और मैंने आपको वाज़े तौर पर क्लासिकल एज के बारे में बताया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप ज़रूर जॉनसन एज की, एक मैंने बड़ी डिटेल जॉनसन की एज की, जिसको इनलाइटनमेंट की एज कहा जाता है, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त मैंने लेक्चर दिया, वो आप ज़रूर देखिएगा। रोमांटिक एज का ये पीरियड नोट कर लें। 1798 में जब आ जाए, अगर वो पूछता है कि रोमांटिक एज कब स्टार्ट होती है, तो आप 1798, मैंने आपको बताया कि 1795 में सिस्टर डॉर्थी और उसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात हुई कॉलरिज से, और कॉलरिज जो है वो भी इनके साथ, जैसे ये ट्रैवल करते हैं, ये इवन जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, और ये ट्रैवल करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ लेडी जो है, फॉरेनर लेडी से मोहब्बत भी हुई, उससे बेटी भी हुई, और उसके बाद वो वापस आ गए। लेटर उसने मिलने की भी कोशिश की, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब शादी तो उनकी हुई थी मैरी हचिंसन से, जो कि सारा हचिंसन की सिस्टर थी। वर्ड्सवर्थ की साली जो थी, सिस्टर इन लॉ जो थी, उससे मोहब्बत करता था कॉलरिज। कॉलरिज को मोहब्बत थी किससे, सारा हचिंसन से। सारा हचिंसन जो है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर इन लॉ थी। वर्ड्सवर्थ की बीवी का नाम क्या था, वाइफ का, मैरी हचिंसन। तो ये चाहता था कि सारा हचिंसन से शादी कर ले, लेकिन सारा हचिंसन इससे शादी इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी कॉलरिज की, और कॉलरिज को मसला था एक, वो ओपियम ड्रग्स लेता था, ठीक है, ड्रग्स एडिक्ट था। तो इसी के लिए एक ये लिखता है, जब ये फ्रांस जर्मनी का सफ़र करता है, तो वहाँ से फिर जब ये फिलासफर से इम्प्रेस होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ, डिजेक्शन एंड ओड। कौन सी पोएम लिखी है, डिजेक्शन एंड ओड, लाइन टू लाइन टेक्स्ट किया हुआ है, अगर आपने सुनना हो तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। डिजेक्शन एंड ओड में वो डिस्कस करता है, वो बताता है कि जो वो कहते हैं ना, जैसे पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी आप जितना नेचर के पास जाएंगे उतना ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, नेचर आपको इंस्पायर्ड करेगी। जो नेचर से मोहब्बत करता है, नेचर उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ती। नेचर जो है हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है। वो बताता है कि अपनी प्रिल्यूड बुक के अंदर वो बताता है कि जब वो छोटा सा था तो उसने बहुत सारी एक्सपेडिशन की, मतलब वो बहुत सारी एक्सपेडिशन पर गया, इवन कि उसने बोटिंग की, उसने बैथिंग की, उसने ही वॉज वॉशिंग, बाथिंग एंड इवन बोटिंग विद द फ्रेंड्स। एक दफ़ा का जिक्र है, वर्ड्सवर्थ बताता है कि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था, उसके आगे भी माउंटेन थी, इधर भी ग्रीनरी थी, और सेंटर में एक बहुत अच्छी एक झील थी। वहाँ एक प्रल्यूड इसकी बुक मैंने सारी पढ़ाई हुई है, उसमें मैंने ये पढ़ा है। प्रल्यूड में वो बताता है वहाँ पे एक बोट थी। मैंने बोट को चलाने की कोशिश की। मैं जैसे ही कहता है बोट को मैंने वहाँ से खोला और मैं उसके ऊपर बैठा और मैंने उसे चलाना शुरू कर दिया, मुझे ऐसे लगे कि जैसे पीछे से पहाड़ी जो है मुझे मेरा ताकब करती हुई आ रही है। मैं खौफजदा हो गया कि नेचर के अंदर, नेचर जो है वो रिएक्शन देती है। ही सेज नेचर इज अ लिविंग बीइंग रियलिटी। नेचर एक लिविंग बीइंग रियलिटी है। नेचर हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है। जो नेचर के पास रहता है, नेचर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ती और बुरी चीजों पे, बुरे एक्शन पर वो रिएक्शन देती है। फिर वो कहता है मैं छोटा सा था तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने बच्चों को चुराने की कोशिश की। मैंने एक बर्ड के कुछ बेबी बर्ड्स उठाए और मैं कहता दौड़ पड़ा, और जैसे मैं दौड़ रहा हूं मेरे पीछे कहता है ऐसे जैसे दरख्त आ रहे हैं, ट्रीज जो है मेरा ताकुब कर रहे हैं। कहता मैंने उन बर्ड्स को छोड़ा और मैं दौड़ गया। सो ही टोल्ड सेवरल
expeditions, talking about bathing, washing, and even he's telling you about the boating expeditions. So he say nature is a living being reality. कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है नेचर इज लिविंग बीइंग रियलिटी, कि उसका वजूद है, नेचर का अपना वजूद है. नेचर वो कहता है हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, और नेचर हैज सोल इन इट. नेचर हैज सोल इन इट. नेचर के अंदर एक सोल है, इसको कहते हैं पैंथीज्म. ये किसका नजरिया? पैंथीज्म का, कि नेचर के अंदर एक ह्यूमन सोल के जैसी एक सोल है. ठीक है, इसको कहते हैं पैंथीज्म. ये बात याद रखिएगा. अब पैंथीज्म का नजरिया है उसका, और इसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने मुझे अथीस्ट होने से बचा लिया. मैंने जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ा तो वर्ड्सवर्थ भी एक अथीस्ट ही है. वो गॉड को नहीं मानता. वो किसको मानता है? वो कहता है कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही गॉड है उसका. तो अब यहां पे वो कहता है कि नेचर के अंदर क्या है? ह्यूमन सोल है. और जो जितना नेचर के पास रहेगा, नेचर उससे तन्हा नहीं छोड़. नेचर डज नॉट, ये पॉइंट सारे जो हैं बड़े काम के. डज नॉट लीव अलोन अ पर्सन हु लव्स इट. जो इससे प्यार करता है उसे नेचर कभी तन्हा नहीं छोड़ती. अब ये जब, चूंकि मैंने पहले भी शायद आपको बताया हो कि वर्ड्सवर्थ जो था वो महज एक पोएट था. वर्ड्सवर्थ एक अच्छा पोएट था, थ्योरी देने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी थ्योरी इतनी कामयाब नहीं हुई. वर्ड्सवर्थ एक पोएट था. वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट while कॉलरिज जो था वो क्रिटिक था. was a good critic, was a critic, poet, critic and philosopher. वो फिलासफर भी था. जब वो गया है यहां से जर्मनी और फ्रांस, और वहां पे वो क्या हुआ, वो उन फिलासफर से मुतासर हुआ, जाकर उनको उनसे इन्फ्लुएंस हुआ. उसने उसका नॉलेज जो है उनका हासिल किया, और उनसे बहुत कुछ उसने सीखा. और फिलोसॉफिकल अप्रोच भी अच्छी है इससे, और वो उसकी क्रिटिकल अप्रोच भी अच्छी है. वो क्रिटिकल आइडियाज जो है बड़े ठोस किस्म के देता है, और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है. किसके अंदर? कि पोएट्री इज आ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग को रिजेक्ट करता है. कि वो कहता है कि नेचर हीलर, सूथर, कंफर्टर नहीं है. नेचर जो है इनडिफरेंट है. इट इज नथिंग टू डू विद योर लाइफ. नेचर को कुछ कोई सरोकार नहीं है आपकी लाइफ से, या वट एवर यू आर डूइंग. अगर मन का मौसम अच्छा है तो वो कहता है बाहर भी अच्छा होता है. नेचर इज कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड. अगर आप अंदर से हैप्पी हैं तो आपको सैमुअल टेलर कॉलरिज बताता है, तो मन का मौसम अच्छा हो तो बाहर भी अच्छा नजर आता है. वो रिजेक्ट करता है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी सुपर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग की. डिजेक्शन एंड ओड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. आपको मैं इसका लिंक दूंगा. इसको लाइन टू लाइन टेक्स्ट मैंने किया हुआ है. उसके अंदर वो रिजेक्ट करता है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को. सारा हचनसन को रिजेक्ट्स हिज थ्योरी. उसमें कहता है कि नेचर जो है वो इनडिफरेंट है. नेचर इज इनडिफरेंट टू यू. नेचर का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है. नेचर जो है अगर वो हीलर है, फिर वो डिस्ट्रक्टिव भी है. कितने लोगों को वो कहता है, फिर वो साबित करता है फिलोसॉफिकल आइडियाज के साथ, अपनी विटी रिमार्क के साथ. वो कहता है कि कितनी जगह पे देखें तबाही हो रही है, कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहीं पे लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं पे वॉल्केनो जो हैं वो फूट रहे हैं. बहुत सारी जगहों पे नेचर डिस्ट्रक्टिव भी है. तो ही सेज नेचर इज इनडिफरेंट टू यू व्हाट इज हैपनिंग to you. It is not caring whatever happening to you. He says nature
इज व्हाट इनसाइड यू। सब कुछ जो है वो अंदर से होता है। अगर आपका मन का मौसम अच्छा है तो बाहर भी आपको हैप्पी हैप्पी है, और अगर अंदर से आप नाखुश हैं तो बाहर नेचर जो है ऑटोमेटिकली फिर सैड होगी। तो इस तरह वो उसकी थ्योरी को वो कहता है, मैं अब कहता है कि मैं नेचर के पास भी जा रहा हूं लेकिन मुझे नेचर कहता है इंस्पायर क्यों नहीं कर रही। वो कहता है कि मेरी पोएटिक फैकल्टी जो है वो बिल्कुल कहता है कि खत्म हो चुकी है, अब मुझे नेचर कहता है इंस्पायर करे क्यों नहीं कर रही। असल में कहता है मैं अंदर से उदास हूं, और पोएट जो है हमारा पोएट जो है वो ओपियम लेता है, वो ड्रग्स भी लेता है, ठीक है, और वो उदास है, सैड है, सारा हचनसन के लिए परेशान है। सारा हचनसन को कहता है कि ओ लेडी जो है वो हमेशा खुश रहे, मैं जैसा भी रहूं लेकिन ओ लेडी जो है उसके होंठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे और वो खुश रहे, हैप्पी रहे, बहुत अजीम है। और साथ ही वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है, उसे क्रिटिसाइज कर देता है अपनी पोएम डिजेक्शन एंड ओड में। पीरियड इसका है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, पीरियड टिपिकली कॉल्ड द रोमांटिक वेरीज। जो मैंने बताया वो आपने याद रखना है, चूंकि हम लिटरेचर से रिलेटेड है, क्योंकि ये फील्ड एक फील्ड में तो आई नहीं थी, ये पेंटिंग में भी थी, ठीक है, ये कल्चर में भी थी, ये फिलॉसफी में भी थी, सारे लोग काम कर रहे थे उस वक्त, ठीक है, ये मतलब आर्ट में भी है, लिटरेचर में भी है। तो हमने लिटरेचर की जो है वो याद रखनी है। मैंने बताया 1798 से ये स्टार्ट हुई है, ठीक है, रोमांटिक एज। और एंड कब हुई है? जब क्वीन विक्टोरिया जो है वो अपनी सीट पर बैठती हैं 1837 पर क्वीन विक्टोरिया आती हैं, तो ये एंड होती है और वहाँ से स्टार्ट हो जाती है विक्टोरियन एज। और विक्टोरिया जो है, मलका विक्टोरिया जो है तब तक रहती हैं इस सीट पर, जब तक रहती हैं तो ये विक्टोरियन एज रहती है। जब उसकी डेथ होती है 1901 में उनकी डेथ होती है। तो मतलब अगर 1900 तक, जब तक वो मलका विक्टोरिया रहती है तब तक हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज चलेगी। उसमें हम देखेंगे नॉवलिस्ट, उसमें हम देखेंगे प्रोज वर्क, उसमें हम देखेंगे पोइट्री का वर्क, उसमें हम प्रोमिनेंट जो पोएट्स, राइटर, नॉवलिस्ट, चार्ल्स डिकन जैसे, उसमें हम देखेंगे ऑस्कर वाइल्ड जैसे पोएट, उसमें हम देखेंगे जेन ऑस्टन जैसे, उसमें हम देखेंगे दीगर जो पोएट्स हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, उनको हम उनके वर्क को देखेंगे। In the field of the, however, in most field of the Romantic period is said to be over by the 1850 or earlier. Period of the Romantic era was a time of the war with the French Revolution. ये मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो भी बैकग्राउंड में चल रहा था। दो जो रेवोल्यूशन है, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा मैंने बताया था अमेरिकन रेवोल्यूशन। बहुत सारे मामलात जो होते हैं ना, वो अगर किंग चाहे, बादशाह चाहे तो वो बहुत सारे मामलात को ठीक कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो बादशाह होते हैं वो हट धर्म होते हैं, वो बहुत सारे मामलात को ठीक नहीं कर पाते। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना है तो ये जो है, ये जो मेरा लेक्चर है एज ऑफ जॉनसन, ये आपने सुनना है, ये मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, एज ऑफ जॉनसन को सुन लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं सुना तो इसको ज़रूर सुन ले। रोमांटिसिज्म 1798 से स्टार्ट हुआ और 1837 पर क्वीन विक्टोरिया पर एंड हुआ, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जैसे ही आएगी तो वहाँ से विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाएगी। विक्टोरियन एज जो है उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं और उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं, ये दोनों, इससे पहले भी लोग जो हैं लिखना शुरू हो गए थे, जैसे इससे पहले विलियम ब्लेक थे या उसके अलावा दीगर जो लोग थे, उन्होंने काम तो शुरू कर दिया था जॉनसन की एज में ही, ताकि ये सफ़र जो है रोमांटिक एज की तरफ चला है। ऐसे ही कोई भी चीज़ यक वक्त स्टार्ट नहीं होती। पीपल वर गिविंग रिएक्शन अगेंस्ट द स्टेप बोर्न और ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एंड टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट पीपल, बिकॉज ऑल द टाइम यू कांट बी ऑब्जेक्टिव, you can't be rationalist, you can't be logical, sometimes you need to be a subjective in certain matters.
तो इसलिए लोग जो है तंग आ गए थे और वो चाहते थे कि अब सब्जेक्टिविटी पे बात हो, इमोशन की बात हो, पैशन की बात हो, फीलिंग की बात हो। उनके लिए ये दो जो हैं इन्होंने ये बैनर ऑफ रिवोल्ट्स जो है ये उठाया और इन्होंने रोमांटिक एज लेकर आए। ये 3 मेन कॉज थी उसकी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये मैंने डिस्कस किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी लोग जो है मटीरियलिस्टिक बहुत हो गए थे। अगर आप किसी इंग्लैंड के बंदे से, कोई आपका रिलेटिव जो है वो इंग्लैंड से आया है, तो ज़रा उसका एटीट्यूड अभी भी चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने मटीरियलिस्टिक हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं। इवन दे डोंट वांट टू सलाम यू विदाउट रीज़न, they don't want to talk to you without benefit, since they've been living with the British people, and they are very materialistic people, and they don't want even talk to you without interest. If they have interest, they will talk to you. हमारे यहाँ टाइम की कोई कदर नहीं है। मतलब आप मेरे पास बैठे हैं, आप मेरे साथ घंटों बातें कर रहे हैं, और अगर विलेज साइड पे चले जाएं तो वहाँ तो वैसे ही फ्री टाइम है। आप जिसके पास बैठे हैं या आपके पास बैठा वो उठने का नाम ही नहीं लेता। वी आर फ्री पीपल, we are natural people as compared to the people of the England. You talk about them, you know that if they are coming from British or America, like this country, they don't want to talk to you without reason. आपको बगैर फायदे के, बगैर रीजन के, बगैर किसी काम के आपसे वो सलाम भी नहीं लेंगे। यानी वो आपसे बात क्यों करेंगे? उन्हें चाहिए आपके साथ कोई इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो वो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी उनके पास फ्री टाइम नहीं है। तो लोग क्या हो गए थे? ऑब्जेक्टिव थे बहुत ज्यादा, ठीक है, साइंटिफिक हो गए थे, मटीरियलिस्टिक हो गए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इमोशन, पैशन, फीलिंग जो है लोगों की वो गायब हो गई। किसी के लिए, किसी के सिंपैथेटिक जो एटीट्यूड है वो भी खत्म हो गया, लेस सिंपैथेटिक थे। और वो लिखते थे एक सिलेक्टेड स्ट्रेटा के लिए। आपने पता है जैसे वो ब्लेंड सिलेक्टेड स्ट्रेटा के लिए लिटरेचर लिखा जा रहा था। अब ये बंदे जो हैं, 2 बंदे, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है, ये चाहते हैं कि कॉमन लोगों की बात हो। पोइट्री को पढ़ना किसने है? कॉमन पीपल ने। तो कॉमन पीपल, कॉमन डिक्शन जो वर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन हो, चाहे वो अंडरस्टैंड कर सकें। आप विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई भी वर्क समझ लें, देख ले, वो बड़ा सिंपल सा होगा, आप उसे अंडरस्टैंड कर लें। वो कहते हैं जी कॉमन पीपल, कॉमन डिक्शन, पेस्टोरल लाइफ, विलेजियर लाइफ, रस्टिक पीपल, रस्टिक लाइफ दिखाएं, ताकि लोग फिर कहता है कि जिनके लिए हम लिटरेचर लिख रहे हैं अगर वो ही ना समझ सके तो फिर फायदा क्या है? ये किसके लिए? ओवरऑल व्हाट इज द एंड ऑफ द लिटरेचर? फॉर whom you are writing, whether you are writing for the king queens or you writing for the common people. So king queen are